हे गाइस, क्या कर रहे हो? आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर का लेक्चर नंबर 8। तो इसमें अपन टॉपिक कवर करेंगे सब स्पेस और बेसिस और लीनियर इंडिपेंडेंस और रंग नलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सब स्पेस ऑफ आर एन की, कि सब स्पेस क्या होता है और ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो मैंने एज्यूम किया ए सबसेट डब्ल्यू, डब्ल्यू एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का। डब्लू एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का, वो सब स्पेस होगा आर एन का जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करे। कंडीशन क्या है? डब्लू कंटेन द जीरो वेक्टर। डब्लू क्या करना चाहिए? जीरो वेक्टर होना चाहिए डब्लू के अंदर, राइट। डब्लू इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? क्लोज्ड अंडर एडिशन का। तो मैंने ज्यूम किया कि मेरे पास डब्लू वन और डब्लू टू दो वेक्टर है डब्लू के अंदर। क्या है? डब्लू वन एंड डब्लू टू मेरे पास दो वेक्टर है डब्लू के अंदर, राइट। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ, यानी मैं डब्लू वन प्लस डब्लू टू करता हूँ, तो वो भी अगर डब्लू के अंदर है, अगर वो भी डब्लू के अंदर है, तो वो सब स्पेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और डब्लू इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि डब्लू वेक्टर है मेरे पास डब्लू सब सेट के अंदर, राइट। और के मेरे पास एक आर्बिट्री स्केलर है, तो के डब्लू भी डब्लू के अंदर होएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए सब स्पेस के लिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ इमेज और कर्नल के रूप में सब स्पेस क्या है। तो मैंने देखा इफ टी एक्स ट्रांस सॉरी टी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू आर एन, राइट। सॉरी, आर एम टू आर एन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू कर्नल ऑफ ए इज ए सब स्पेस ऑफ आर एम। यानी कर्नल ऑफ टी है ना, कर्नल ऑफ टी कर्नल ऑफ ए के इक्वल होगी, वो सब स्पेस होगी आर एम में। और इमेज ऑफ टी इज टू इमेज ऑफ ए जो सब स्पेस होगी आर एन में, राइट। और यही इमेज ऑफ कर्नल की सब स्पेस में बात। अब मैं इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन है मेरे पास, कंसिडर द वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर अप टू vm वेक्टर इन rn इज स्पेन ऑफ दिस वेक्टर सेट। इस वेक्टर का स्पेन, राइट, नेसेसरी ये सब स्पेस ऑफ आर एन। अपने को बताना है कि इस ये जो वेक्टर सेट है इसका जो स्पेन है वो सब स्पेस है आर एन का, ये अपने को बताना है। तो मैं बात करता हूँ स्पेन की डेफिनेशन के लिए, राइट। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि स्पेन और इमेज कैसे रिलेट करते हैं। तो मैं डेफिनेशन ऑफ इमेज बताता हूँ। यानी इमेज की क्या डेफिनेशन थी कि स्पेन ऑफ वी वन वैक्टर अप टू वी एम वैक्टर इज इक्वल टू इमेज ऑफ वी वन वैक्टर अप टू वी एम वैक्टर इन आर एन। ये तो हो गई इमेज की डेफिनेशन की अपने बात की। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि इमेज ऑफ वी वन वैक्टर अप टू वी एम वैक्टर इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन। ये मैंने ऊपर पढ़ा, राइट। अगर ये सब स्पेस है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये इसका सब स्पेस है, तो स्पेन भी क्या होगा? यानी इसका मतलब क्या निकला? स्पेन ऑफ वी वन वैक्टर अप टू वी एम वैक्टर इज ए सब स्पेस ऑफ आर एन, राइट। तो मैंने इसको किससे रिलेट किया? इमेज की प्रॉपर्टी से रिलेट किया। आपको चीजें रिलेट करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए चीजें रिलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इधर पहले इमेज की डेफिनेशन ली, उसके बाद मैंने इसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी सब स्पेस वाली लगाई, तो मेरा ये आंसर हो गया। यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा, स्पेन ऑफ फैक्टर इज सब स्पेस ऑफ आर एन हो जाएगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, चेक द सेट डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। कि डब्ल्यू एक सेट है, वो आर स्क्वायर का सब स्पेस है या नहीं है, ये मेरे को बताना है, राइट। तो अगर मैं एक्स वाई जेड को ज्यूम करता हूं मैं 1 2 और 3, एक्स वाई जेड को 1 2 3 ज्यूम किया, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं सब स्पेस की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, यानी मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ। मान लो कि मैंने स्केलर लिया, मैंने -1, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होएगी, राइट। तो ये सब स्पेस में नहीं होएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इसके सब स्पेस में नहीं होएगा, राइट। अब अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं, जो मेरे पास है रिडंडेंट वेक्टर। ये रिडंडेंट वेक्टर क्या होता है, समझते हैं इसको। मेरे पास एक इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ए वेक्टर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर इन सेट, यानी कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की सहायता से उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दर्शा सके। मतलब क्या निकला इसका, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक v1 वेक्टर लिया, मेरे पास v1 वेक्टर है 1 1 और 1, और v2 वेक्टर है मेरे पास 2 2 2, v3 वेक्टर है 1 2 3, और v4 वेक्टर है मेरे पास 2 3 और 4, राइट। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई वेक्टर को किसी दूसरे के डिपेंडेंट दर्शा सकते हैं। जैसे मेरे को दिख रहा है जो v2 है, जो मेरे पास v2 है वो है 2 टाइम्स ऑफ v1 वेक्टर, राइट। और मेरे पास v4 है, वो है मेरे पास v1 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर, राइट। तो इधर क्या हुआ, जो मेरे पास v2 वेक्टर एंड v3 वेक्टर है, सॉरी v4 वेक्टर है, v2 एंड v4 वेक्टर वो मेरे पास क्या हो गए, रिडंडेंट वेक्टर हो गए, रिडंडेंट वेक्टर हो गए, राइट। तो ये मेरे पास रिडंडेंट वेक्टर हो गए, यानी किसी भी ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको रिडंडेंट वेक्टर बोलते हैं। ये तो मेरे को इसमें डायरेक्टली दिख गया कि ये इनके सम से बन रहा है, ये इनके ये इसके 2 टाइम्स है, ऐसा। अगर मान लो आपको किधर नहीं दिखे तो एक और एग्जांपल मैं कंसीडर करके बताता हूँ। अगर मान लो किधर नहीं हुआ ऐसा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ कि अगर मेरे को डायरेक्टली ना दिखे तो मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक v1 वेक्टर है 1 1 1 1 का एक v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है मेरे पास 1 और 2, v3 वेक्टर है मेरे पास 1 और 3, v4 वेक्टर है मेरे पास 1 और 4। ये मेरे पास 4 वेक्टर है। अब मैं इसमें डायरेक्टली देख के नहीं बता सकता कि कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसमें यूज करता हूँ आर आर ई एफ, राइट। तो मैं इसमें यूज करता हूँ आर आर ई एफ, राइट। आर आर ई एफ कैसे यूज में लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाता हूँ। मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाया 1 1 1 2 1 3 1 और 4। अब मैं इस मैट्रिक्स को आर आर ए में बनाता हूँ, यानी मैं इसमें जीरो बनाता हूँ, ठीक है। यानी मैं करता हूँ R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R1। तो मेरे पास आता है 1 1 1 1 0 1 2 और 3, राइट। ये मैंने पहला ऑपरेशन लगाया। अब मेरे पास नए वेक्टर क्या आए, नए वेक्टर देखते हैं मेरे पास क्या है। ये आया मेरे पास v1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 0, v2 इज इक्वल टू 1 1, v3 इज इक्वल टू 1 2 और v4 इक्वल टू 1 और 3। अब मैं इसमें अगर जीरो टर्म आ गई तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यार जीरो को आप किसी मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इसको एक स्पेन तो बोल सकते हैं, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करेगा ना। देखो जीरो आप किसी में ऐड करोगे तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब इसको अपन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं बोल सकते। तब अपने पास ये एक स्पेन आ गया। अब अपन बात करते हैं v2 v3 और v4 की, ठीक है। तो मैं इसकी एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूँ। v2 ये लिखा मैंने 1 1, v3 लिखा 1 2 एंड v4 लिखा 1 और 3, राइट। अब मैं इसको आइडेंटिटी बनाने की सोचता हूँ
क्यों सोचा मैंने? ताकि मेरे को ये पता चले कि कौन सा वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, राइट? तो मैं इसको आइडेंटिटी बनाता हूँ, तो मैं इस पे ऑपरेशन लगा के इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरे पास निकल के आता है 1 0 0 और 1। मैंने इस पे रो ऑपरेशन लगाए तो मेरे पास इसके आइडेंटिटी निकल के आती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इक्वल टू में आएगा मेरे पास -1 और 2, राइट? तो अब मैं इधर लिखता हूँ कि ये मेरा कौन सा था, v2 वेक्टर। तो ये होगा माइनस ऑफ v2 वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ v3 वेक्टर इज इक्वल टू v4 वेक्टर। तो ये मेरे पास ऑपरेशन निकल के आया, राइट? अब RRF से मेरे को डायरेक्ट दिख गया, वरना मेरे को इसमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? इससे अपन RRF से चेक कर सकते हैं कौन सा वेक्टर किस पे डिपेंड करता है। चलिए अगली अपन टॉपिक की बात करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस। कि लीनियर इंडिपेंडेंस होता क्या है? अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है और आपको बताना है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंस है या नहीं है, तो उसके लिए 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है रिडंडेंट वाला। कौन सा? रिडंडेंट वाला। इसे कैसे पता करते हैं, देखते हैं। द वेक्टर v1 v2 अप टू vm वेक्टर आर कॉल्ड लीनियर इंडिपेंडेंट। पहले अपन बात करें लीनियर इंडिपेंडेंट इफ नन ऑफ देम इज रिडंडेंट, यानी कोई भी वेक्टर रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, तब वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। अगर एक भी रिडंडेंट वेक्टर आ गया, तो वो मैट्रिक्स है ना आपके पास, जो वेक्टर आएगा वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज रिडंडेंट, देन वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, राइट? तो ये होता है रिडंडेंसी चेक करने का तरीका। दूसरा होता है कि जीरो कंपोनेंट से कैसे चेक करते हैं। इसको समझते हैं कि जीरो कंपोनेंट से कैसे चेक करते हैं। जैसे जैसा ही डेफिनेशन लिखता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे पास ये 4 वेक्टर है। ये मेरे पास v1 वेक्टर है, ये मेरे पास v2 वेक्टर है, ये मेरे पास v3 वेक्टर है, ये मेरे पास v4 वेक्टर है, राइट? देखो, अगर जीरो के सामने जीरो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो के सामने जीरो आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीरो के सामने कोई नॉन जीरो आ जाता है, जैसे इसके सामने ये आ गया 1, जीरो के सामने क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तब दिक्कत कैसी है? क्योंकि आप इसमें ऑपरेशन लगा के ये 1 नहीं ला सकते, तो ये अपने को साफ साफ दिख जाता है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट? जैसे इधर जीरो के सामने ये 7 आ गया, जैसे इधर जीरो के सामने 5 आ गया, ऐसे अगर आप जीरो से किसी में ऐड करोगे, मल्टीप्लाई तो सामने वाला ऑपरेंड नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? अब अपन तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये हो गए, अभी तक उन्होंने देखा 2 पॉइंट्स, लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है लीनियर रिलेशंस। तो पहले बात करते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट की। A set of vector v1 v2 up to vm in Rn is said to be linearly independent if c1 v1 plus c2 v2 plus cm vm is equal to 0 vector, right? Only what ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होएगा? जब सारे कोफिशिएंट जीरो हो, सारे कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए, ये कंडीशन होती है ट्रिवियल सॉल्यूशन की, कि सारे कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए, राइट? अगर एक भी कोफिशिएंट नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, एक भी कोफिशिएंट नॉन जीरो होते वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, नॉन ट्रिवियल बन जाएगा। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गया तो फिर वो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, राइट? तो ये चीज ध्यान रखना, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की कंडीशन ध्यान रखना, राइट? अब हम बात करते हैं कि कर्नल और रैंक से कैसे निकालते हैं। कर्नल और रैंक की अपन बात करते हैं तो देखते हैं अपन, मैंने ए मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स से मेरे पास एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है, मेरे पास ए मैट्रिक्स, राइट? अगर मेरे पास कर्नल ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, यानी कर्नल ऑफ वेक्टर v1
अप टू वेक्टर Vm। अगर ये जीरो है तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को दर्शाता है, राइट। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इसके रो के इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ रो के इक्वल आ जाती है, यानी एम की इक्वल आ जाती है, एम के इक्वल आ जाती है फॉर एम लेस देन इक्वल टू एन, तब ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा, राइट। अब दो एक क्वेश्चन देखते हैं कुछ, और उसमें उससे पता चलता है लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट कौन सा है, लीनियर इंडिपेंडेंट कौन सा है, राइट। तो पहला है मेरे पास, इसको मैंने माना v1 वेक्टर और इसको मैंने माना v2 वेक्टर। तो मेरे को इसमें साफ साफ दिख रहा है, पहले वैसे दिख रहा है कि जो v2 वेक्टर है वो 3 टाइम्स है v1 वेक्टर की, यानी v2 वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, v1 पे। तो ये क्या हो गया, रिडंडेंट वेक्टर हो गया, रिडंडेंट वेक्टर हो गया ये। अगर रिडंडेंट वेक्टर हो गया तो वो फंक्शन क्या हो गया, सॉरी वो वेक्टर क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, राइट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा किससे देखेगा अपन, इसमें जीरो आ रहा है तो पहले अपन दूसरी डेफिनेशन लगा, जीरो कंपोनेंट वाली। जीरो के सामने दो आ रहा है, जीरो के सामने तीन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट हो गया लीनियरली, राइट। इसके बाद अपन बात करते हैं बेसिस की, कि बेसिस क्या होता है। मैंने अज्यूम किया वी ए सब स्पेस है आर एन में, वी क्या है, एक सब स्पेस है आर एन में। ए बेसिस ऑफ वी इज ए सेट ऑफ वेक्टर, बेसिस क्या होगा, वेक्टर का एक सेट होता है वी एन वी में, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है बेसिस की, बेसिस की भी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है v इजगल टू स्पैन ऑफ v1 वेक्टर v2 वेक्टर अप टू vm वेक्टर, ठीक है, ये स्पैन बनना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, द सेट, ये वेक्टर का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेक्टर का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिस की मेरे पास दो कंडीशन है। बेसिस के पैरेलल में अपन देखते हैं डायमेंशन, ये दोनों सिमिलर सी है, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर इन एनी बेसिस, कि नंबर ऑफ बेसिस को अपन क्या बोल देते हैं, डायमेंशन बोल देते हैं। डायमेंशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी आई एम, यानी डाइम ऑफ वी, इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ वी बोलते हैं, राइट। इन डायमेंशन को अपन किससे रिलेट करवाते हैं, बेसिस से रिलेट करवाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझना बेसिस क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, ये अपने बात की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर एंड स्पेनिंग वेक्टर इन ए सब स्पेस ऑफ आर एन, राइट। मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया सब स्पेस वी में ऑफ आर एन विद डायमेंशन एम, एम डायमेंशन का मेरे पास, सॉरी डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एम है। तो मेरे पास ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं, इनको समझते हैं अपन कि क्या क्या है 4 पॉइंट, ठीक है। वी कैन फाइंड एट मोस्ट एम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन एन एन वी, यानी अपन एम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं वी के अंदर, अगर डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू एम है तो, राइट। वी फाइंड एट लीस्ट एम वेक्टर टू स्पैन वी, ठीक है। इफ एम वेक्टर इन वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन दे फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। तो ये तो अपने बेसिक डेफिनेशन में देखा ना कि बेसिस क्या होता है, सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर मेरे पास एम वेक्टर्स है वी के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट, तो बेसिस भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर मेरे पास एम वेक्टर है वी स्पैन वी में, तो वो भी बेसिस फॉर्म करेंगे। ये दोनों पॉइंट किससे रिलेट करते हैं, बेसिस की डेफिनेशन से, और ऊपर वाले लीनियर इंडिपेंडेंट की से, राइट। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि आरआरईएफ की सहायता से अपन इमेज कैसे निकालते हैं, राइट। तो आरआरईएफ की सहायता से मतलब इमेज कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली थी ऊपर 1 1 1 2 1 3 और 1 4 वाली।
तो इसमें अपन लीडिंग एलिमेंट देखते हैं 1, इसको पहले आरआरए में चेंज करेंगे, फिर लीडिंग एलिमेंट देखेंगे, फिर वेक्टर डिपेंडेंसी निकालेंगे कि वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता। फिर उसमें कॉलम वेक्टर को अपन स्पैन की फॉर्म में लिख के उसको इमेज बता देते हैं, राइट। अब अपन किसी इमेज की डायमेंशन की बात करते हैं, किसी इमेज की डायमेंशन क्या होती है। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है। मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसकी डायमेंशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे हेल्प करेगी, राइट। और डायमेंशन ऑफ कर्नल क्या होता है, ये तो मैंने बात की इमेज की, अब बात करते हैं कर्नल की। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल है एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है मेरे पास ए, तो इसका डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए इज नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, यानी आप उसको आरआरए में सोल्व करते हैं तो आपके पास जो भी फ्री वेरिएबल्स आते हैं तो वही आपकी उसकी डायमेंशन होती है। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी उस वेक्टर में कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है, माइनस नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल्स, यानी लीडिंग वेरिएबल कितने हैं, राइट। तो इसको अपन सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास निकल के आया कि m माइनस रैंक ऑफ ए, m माइनस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ए, राइट। m माइनस m क्या इधर नंबर ऑफ रोज और रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए, राइट। अगर मैं सपोज करो मैंने डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए को मैंने ऐड कर दिया डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए में, तो क्या आएगा, तो इसका क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ इमेज का रैंक ऑफ ए आ जाएगा प्लस एम माइनस रैंक ऑफ ए, और रैंक से रैंक कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यानी अगर दोनों की डायमेंशन में ऐड कर देता हूँ, कर्नल और इमेज की डायमेंशन में ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ रो निकल के आ जाती है, राइट। अब एक क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलना चाहता है फाइंड ए बेसिस ऑफ द कर्नल एंड इमेज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी बेसिस ऑफ कर्नल एंड इमेज निकाला अपने को, राइट। तो पहले अपन ये चेक करते हैं कि आरआरएफ में है या नहीं है। ये मेरे को देखो 0 0 आ रहा है लोअर डायगोनल में और लीडिंग एलिमेंट 1 है, तो ये आरआरएफ में है, राइट। अब मैं इसके किसकी बात करता हूँ, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए की बात करता हूँ, यानी रैंक ऑफ ए की बात करता हूँ। ये आरआरएफ में है तो अपन इसकी रैंक क्या बता सकते हैं, रैंक बता सकते हैं। मैंने आपको पिछले कई लेक्चर में बताया रैंक कैसे निकालते हैं। तो इसमें नॉन जीरो रो देखते हैं, पहले इसको आरआरएफ में चेंज करने के बाद इसको पाइवोट चेक करते हैं, फिर इसमें नॉन जीरो रो देखते हैं। नॉन जीरो रो कितनी है, इसमें 2 है, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 2। अब हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए की, यानी एम माइनस रैंक ऑफ ए। एम कितना है इसमें, इसमें 2/5 की मैट्रिक्स है ये, तो इसमें कॉलम कितना हो गया 5, यानी 5 माइनस 2, यानी इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, 3 आ गई। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ये तो मैंने इसकी डायमेंशन निकाल दी। अब वो पूछा है बेसिस ऑफ द कर्नल एंड इमेज, अब ये कैसे निकाले, तो ये अपन निकालते हैं। मैं मानता हूं पहले v1 वेक्टर है मेरे पास 1 0, v2 वेक्टर है 2 0, v3 वेक्टर है 0 1, v4 वेक्टर है 3 4 एंड v5 वेक्टर है मेरे पास 5 और 6, राइट। अब मैं इसमें डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करता हूँ, कौन सा वेक्टर किस पे डिपेंड करता है और नहीं करता, राइट। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है जो v2 वेक्टर है मेरा, जो v2 वेक्टर है जो v1 के 2 टाइम्स है, एक तो मेरे को ये दिख रहा है। और मैं इसको आरआरएफ सोल्व करके आप दे सकते हो, तो अपने पास निकल के आता है कि जो v4 वेक्टर है, जो v4 वेक्टर है वो है 3/2 टाइम्स ऑफ v2 वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ v3 वेक्टर एंड v5 वेक्टर के इक्वल में है 5/3 ऑफ v4 वेक्टर माइनस
2/3 ऑफ V4 वेक्टर, सॉरी ये V3 वेक्टर, राइट। अब आप सोच रहे हो ये कहाँ से आ गया? ये मैंने आपको ऊपर RRF सोल्व करके बताया था कि RRF सोल्व करके आप कोई भी वेक्टर की डिपेंडेंसी कैसे चेक करते हो। तो सिंपली मैंने वही किया है, ठीक है। आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हो, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो अब मेरा काम है कि मैं इसको एक तरफ लिखता हूँ सबको। उससे क्या होगा, क्योंकि मेरे पास फिर मैट्रिक्स बना होगा ना, वेक्टर मैट्रिक्स बना होगा, तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इनको एक तरफ लिखता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया पहला वेक्टर। दूसरे वेक्टर की मैं बात करता हूँ, 3/2 ऑफ V2 वेक्टर प्लस 4 टाइम ऑफ V3 वेक्टर एंड माइनस ऑफ V4 वेक्टर इज इक्वल टू 0। और तीसरा पॉइंट है 5/4 ऑफ V4 वेक्टर, सॉरी V3 वेक्टर एंड माइनस 2/3 ऑफ V4 वेक्टर माइनस V5 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब मैं वेक्टर बनाता हूँ, तो मेरे पास याद है पहला वेक्टर, इसमें V1 कितना है 2 -1 और बाकी एलिमेंट 0। ये मेरे पास एक बन गया। दूसरा वेक्टर मैं बनाता हूँ, तो पहला एलिमेंट 0, फिर 3/2, फिर 4, फिर -1 एंड देन लास्ट 0, राइट। और इसमें क्या है 0 0 5/3 -2/3 और -1, राइट। ये मेरे पास 3 वेक्टर आ गए। और ये जो वेक्टर आए ये क्या है मेरे पास, कर्नल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यही मेरे पास क्या है, कर्नल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। और ये अपने ने ऊपर भी देखा था कि मेरे पास आया डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 3। और ये मेरे पास 3 वेक्टर्स निकल के आ गए, राइट। और आप इसकी रैंक भी चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर चेक करना है, तो आपको क्या करना है कि ये एक मैट्रिक्स बनानी है इनकी। जैसे मैं इनकी एक मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ। जैसे इनकी मैट्रिक्स बनाई मैंने 2 -1 0 0 0 0 3/2 4 -1 0 0 0 5/3 -2/3 -1, ठीक है। ये मैंने क्या बनाई, मैट्रिक्स बनाई ऊपर वाले वेक्टर को लेके। तो आप अगर इनकी रैंक निकालोगे, अगर आप इसकी रैंक निकालोगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, 3 आएगी। आप निकाल के ट्राई कर सकते हो। इसकी रैंक मेरे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। और ये सारे वेक्टर क्या आएंगे, इंडिपेंडेंट होंगे आपस में। जो भी आप इसकी रैंक निकालोगे, फिर रैंक निकालने के बाद आपके पास जो भी 3 वेक्टर बनेंगे वो सारे आपस में क्या आएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, राइट। इसके बाद अपन बात करते हैं कि लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का, रैंक नलिटी थ्योरम क्या है। तो रैंक नलिटी थ्योरम ये है, पहले तो नलिटी किसको बोलते हैं, जो अपने पास कर्नल होता है ना, कर्नल, उसी को अपन नलिटी बोलते हैं। जो कर्नल होता है उसी को अपन नलिटी बोलते हैं। तो मेरे पास n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स है A, उसको मैंने लिखा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी सम करके दिखाया था कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ A इज इक्वल टू m। m क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ A को क्या लिखा, नलिटी ऑफ A प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रैंक ऑफ A, ठीक है। ऊपर जो डेफिनेशन लिखी उसी की बात कर रहे हैं अपन। नलिटी ऑफ A प्लस रैंक ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी दैट इज इक्वल टू m। और इसको अपन नलिटी बोलते हैं। तो ये होती है रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। और अपन अभी तक अपने देखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती है। तो अपन उसको समराइज करते हैं। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, तो अपन उसको समराइज करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है, तो मैंने ऑर्डर लिया n क्रॉस n, राइट। उसके बाद मैं बात करता हूँ A इन्वर्टिबल होएगी। और अगर ax वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर का यूनिक सॉल्यूशन है तो वो इन्वर्टिबल होएगी। RREF ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ n की। रैंक किसके इक्वल आना चाहिए, n की।
इमेज आर एन में होनी चाहिए, कर्नल जीरो वेक्टर होना चाहिए, कॉलम वेक्टर ऑफ ए फॉर्म में बेसिस ऑफ आर एन होना चाहिए, द कॉलम वेक्टर ऑफ ए स्पेन ऑफ आर एन होना चाहिए, द कॉलम वेक्टर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की कंडीशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन कम किए, लेकिन आपको अगले लेक्चर में भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर मिस मत करना। अगले लेक्चर में अपन प्रॉब्लम्स की बात करें केवल। अब ये अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे अगले लेक्चर में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।